देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार के ज्वालापुर में राह चलते युवक से मोबाइल और नकदी लूटी, मुकदमा दर्ज। देहरादून के रानी पोखरी में सामूहिक हत्याकांड, 3 बच्चों, पत्नी और मां समेत 5 की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल में मुख्यमंत्री धामी ने किया पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण। खटीमा में अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, मुकदमा हुआ दर्ज। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी के अवकाश प्राप्त कर्मचारी रमेश पांडे ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद भी 7 महीने पूर्व 31 दिसंबर को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त रमेश चंद्र पांडे की पेंशन ग्रेजुएटी का मामला लटका पड़ा है। लंबे इंतजार के बाद भी पेंशन स्वीकृत नहीं होने पर आखिरकार रमेश पांडे ने 25 जून को सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। शिकायत की स्थिति देखने पर पता चला कि निराकरण अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण 22 जुलाई को शिकायत L2 अधिकारी को और 1 अगस्त को L3 अधिकारी को परिवर्तित की गई। तब से हर रोज शिकायत की स्थिति देखने के लिए पोर्टल देखते हैं और निराश होकर रह जाते हैं। पांडे, सेवानिवृत्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी। 7 माह पूर्व 31 दिसंबर 2021 को ऑडिट ऑफिस अल्मोड़ा से रिटायर हुआ। तब से आज तक पेंशन ग्रेजुएटी की स्वीकृति नहीं हुई। ऑडिट ऑफिस द्वारा फरवरी लास्ट में पेंशन स्वीकृति हेतु प्रकरण कोषागार अल्मोड़ा को भेजा गया था। तब से कोषागार द्वारा चौथी बार आपत्ति लगाकर प्रकरण ऑडिट ऑफिस को भेजा गया। मैं लंबे समय से पेंशन स्वीकृति का इंतजार करने के बाद भी जो आपत्ति पर आपत्ति लगती गई, उससे खिन्न होकर मेरे द्वारा 25 जून को सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई और तब से लगातार मैं हर रोज़ सीएम पोर्टल मैं शिकायत के स्टेटस को देखने के लिए रोज़ पोर्टल खोलता कर देखता हूं और तब पता चला है कि 22 जुलाई को निराकरण अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं होने के कारण शिकायत L2 अधिकारी को परिवर्तित कर दी गई और 1 अगस्त को L3 अधिकारी को परिवर्तित कर दी गई। इधर पूरे मामले में जिस ढंग से निराधार और अस्पष्ट आपत्तियां लगाकर इस मामले को बेवजह लटकाया गया है, उससे मैं बेहद खिन्न हूं और रह कर उस राज्य प्राप्ति के आंदोलन के समय अपने सेवा काल में उस घड़ी की याद आती है जब राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड में राज्य प्राप्ति के लिए मौत से रूबरू हुए थे और उस समय हमने ये सोचा भी नहीं था कि जब हमारा राज्य बनने के बाद जब हम रिटायर होंगे तो अपनी पेंशन के लिए हमको ऐसे दर दर भटकना पड़ेगा, ऐसे असंवेदनशील अधिकारियों की परिक्रमा करनी पड़ेगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अब पूरे मामले में मैंने सीएम और मुख्य सचिव समेत पूरे आला अधिकारियों को पत्र भेजकर डिमांड की है कि इस पूरे मामले में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मुझे तत्काल पेंशन और ग्रेजुएटी का भुगतान कराया जाए, क्योंकि मैं एक पेंशन रिटायर्ड कार्मिक के सामने पूरे पेंशन के अलावा और कोई आय का कोई विकल्प नहीं है। अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मैंने यह डिमांड की है। उम्मीद है कि शीघ्र इसमें कार्यवाही होगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शनिवार को राजभवन में विजय पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी ने मुलाकात की। विजय लक्ष्मी वर्ष 2007 से उत्तरकाशी के नौगांव में दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रावास संचालित कर रही है। छात्रावास 50 दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई और रहने की व्यवस्था की गई है। छात्रावास में सभी छात्र छात्राएं गरीब अनाथ परिवार से हैं। उन्होंने राज्यपाल को अवगत कराया कि 2007 से राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के माध्यम से आर्थिक अनुदान मिल रहा था, जो वर्ष 2021 में बंद हो गया है। उन्होंने राज्यपाल से पूर्ण अनुदान के लिए सहायता करने का अनुरोध किया।
देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में 20 अगस्त को रिस्पना पुल के पास सैनिटरी की दुकान में हुई चोरी की घटना में पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस घटना में लिप्त 5 महिला आरोपियों को चुराए हुए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 20 अगस्त को रिस्पना पुल के पास एक सैनिटरी की दुकान में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के सामान की चोरी की गई थी, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं कूड़ा बीनने का काम करती हैं और कूड़ा बीनने के बहाने आसपास के क्षेत्रों की रेकी करती है। पुलिस का कहना है कि इन सभी महिलाओं के आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। रात को ये जो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत जो बाईपास में जो फ्लाईओवर है उसके नीचे वैस निकेत वैस जी का एक सैनिटरी की दुकान है, उसमें लगभग 2.5 लाख की चोरी हुई थी। उसको थाना स्तर से 2 टीम नियुक्त किया गया था और लगभग 100 CCTVs का हमने फुटेज का अवलोकन किया। इसके बाद पूरी घटनाक्रम में जो लोग संलिप्त हैं उसमें 5 महिलाएं प्रकाश में आई हैं। 5 में से 4 महिलाओं का जो है आपराधिक इतिहास है, 2 आपराधिक इतिहास 4 महिलाओं का है। और ये मूल रूप से दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर की वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन विगत काफ़ी वर्षों से ये लोग कांवले रोड में किराए पर रह रही हैं और लगभग 2.5 लाख का ही चोरी का सामान बरामद इनसे हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी जौनसार पावर की लाइफलाइन कही जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर झज्जर क्षेत्र की समस्या जस की तस है। दरअसल यहां पर पहाड़ी से मलबा आने से न केवल अवरुद्ध होता है बल्कि कई बार हादसों का सबब भी बनता है। रास्ते से मलबा हटाती 2 JCB और रास्ता खुलने का इंतजार करते राहगीर। यह नजारा है जौनसार पावर की लाइफलाइन कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर सहायक के करीब झज्जरेट का। दरअसल झज्जरेट और आसपास के क्षेत्र में बरसात के मौसम में अक्सर पहाड़ी से मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही कई बार ये पहाड़ी मलबा हादसे का सबब भी बनता है, तो वहीं राहगीरों को रास्ते पर मलबा आने से घंटों तक मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ता है। आज हम पहुंचे हैं चक्राता कालसी की लाइफलाइन कहलाने वाली सड़क झज्जरेट के पास। यहाँ की दशा इतनी बहुत बुरी दशा है कि आने जाने वाले राहगीरों को पहले ही डर सताता है कि पहाड़ी से पत्थर गिरेगा और किसी भी सज्जन के ऊपर वो पत्थर गिर सकता है। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग कई सालों से कार्य कर रही है, लेकिन इसका कोई ठोस समाधान अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। आने जाने वाले राहगीरों को जैसे ही बूंदाबांदी होती है, भारी वर्षा होती है, सारा मलबा ऊपर पहाड़ी से आकर नीचे रोड पर आ जाता है और कई घटनाएं इस रोड पर यहाँ झज्जरेट की पहाड़ी के बीच में हुई है। महेंद्र तोमर, पहाड़ टीवी के लिए, विकासनगर। रानी पोखरी के नागाघेर गांव में भयानक हत्याकांड हुआ है। यहाँ एक शख्स ने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी है। इस शख्स ने अपने 3 बच्चों, पत्नी और मां की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे महेश तिवारी ने अपने परिवार के जिन लोगों की हत्या की है उनमें उसकी 9 साल की बेटी अन्नपूर्णा, 11 साल की सुवर्णा, 15 साल की अर्पणा है। पत्नी नीतू 38 साल की थी। महेश तिवारी की मां बीतल देवी की उम्र 70 साल थी। एक तरफ जहां इस सनसनीखेज घटना से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन घटना की जानकारी जुटाने में जुटा है। और मेरे घर से एकदम सटी हुई बाउंड्री है इसमें। तो 6:45 बजे करीब हम लोग मंदिर से आए, अपने घर की बाउंड्री के पास में जाकर देखा तो इसकी बेटी छोटी वाली वो चिल्ला रही थी कि अंकल बचाओ, अंकल बचाओ। मेरी मम्मी को महेश ने, मेरे पापा ने मार दिया मुझे। तो मैं उसके बाद मजाक कर रहे होंगे ये लोग, तो मेरी मैसेज ने कहा कि जाओ वहाँ देखे देखो बिट्टू बहुत चिल्ला रही है, आज क्या बात होगी। तो हमारे घर से बहुत आना जाना था छोटी वाली बेटी का उसका। तो जैसे ही मैं यहाँ के मेन गेट पे देखा तो मैं ताला लगा हुआ था, तो मैं फिर बाउंड्री की साइड से गया, इधर से दरवाजे में मारा तो दरवाजा भी अंदर से पूरा लॉक कर रखा था। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, उसमें कुछ भी नहीं रही थी। तो खिड़की की साइड से झाँके देखा तो ये उस बच्चे का चाकू से करके पूरा गोद रहा था उसे। तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हुए एकदम। मैं तुरंत बाहर आया, अपने मिसेज को, पूरे गाँव मोहल्ला इकट्ठा करा। मैंने कहा उसने बहुत बड़ी घटना कर दी। तुरंत मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया। जैसे एसओ साहब आया उसके बाद में सारी पुलिस ने मिलकर वहाँ दरवाजा तोड़ा और वहाँ से इन्हें गिरफ्तार करके लेके पुलिस। कितने लोगों की हत्या की इसने? इनने पर अपनी सबसे माता जी को सबसे लास्ट में मारा इसने, जो कि मैंने देखा। सब माता जी उस समय बिल्कुल ठीक थी, जिस समय वो बिट्टो को, जो बिट्टो छोटी वाली लड़की है, वो उसे मार रहा था। मैंने जब खिड़की में देखा तो उसकी माता जी वो तह लगा रही थी, कपड़ों की तह लगा रही थी इस समय। तो पहले ने अपनी घरवाली को, बड़ी उस बीच वाली बेटी को, जो एक अपंग लड़की है उसे मारा इसने, छोटी वाली को मारा, फिर लास्ट में उसे अपनी माँ जी को। क्या करता था? क्योंकि ये घर में ही पूजा पाठ अपने इसी 4 दीवारी के अंदर रहते थे, ये किसी से कोई मतलब नहीं। महेश कुमार तिवारी है, रहने वाला 5 जनपद का रहने वाला है। और यहाँ पर अपने जो उनका बड़ा भाई है उमेश, उसके मकान में 2015 से यहाँ रह रहा है। आज सुबह जब पूछताछ करने पर जब बात करते सामने आ रहे हैं वो ये हुआ कि
बेसिकली जो है ये कोई इसका कोई अपना काम धंधा था नहीं। उमेश जो है जो उसका बड़ा भाई है उसको मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये देते थे और उसी के आधार पर उसका घर का खर्चा चल रहा था। तो आज सुबह क्योंकि दिन भर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था तो शायद इनके और इनकी धर्मपत्नी के बीच में इस बात पर अनबन रहा करती थी। आज सुबह भी वही हुआ कि लगभग 6:30-7 बजे के लगभग जो है जब पूजा पाठ एक पूजा कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी तो उन्होंने कुछ आपस में उसी बात को पूजा से वो न करते हुए इसको ब्रेकफास्ट में सहयोग करने के लिए कहा गया। उसी बात पर दोनों को कहाँ से नहीं हुई है, कहाँ से नहीं पता। सबसे पहले अपने धर्मपत्नी को मारा, उसके बाद जो है जिसकी छोटी बेटिया है अन्नपूर्णा उसको मारा। उसके बाद फिर इसकी 2 अन्य पुत्रियाँ हैं और उनकी माता जी, उन तीनों का जो है इसने मर्डर किया। और एक आदमी जो है कुछ इसकी मनोदशा भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है। चंपावत के सीमांत टनकपुर बनबसा क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्षेत्र में बच्चे चोरी होने से संबंधित भ्रामक मैसेज प्रसारित करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से टनकपुर बनबसा क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में एक मैसेज प्रसारित किया जा रहा था जिसमें टनकपुर क्षेत्र से लगातार बच्चे चोरी होने का संदेश प्रसारित किया जा रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पिंचा के आदेशों पर मुकदमा दर्ज कर टनकपुर थाना पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। जांच में पाया गया कि बच्चे चोरी होने से संबंधित सूचना पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है, जिसको प्रसारित करने वाला अभियुक्त मुकेश जोशी निवासी रीठा साहिब है, जो कि वर्तमान में टनकपुर के एक प्रतिष्ठान में काम करता है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक पोस्ट और ये खबरें चल रही है कि टनकपुर क्षेत्र से कुछ स्कूलों से कुछ बच्चे चोरी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये खबरें पूरी तरह निराधार और गलत है, इसका पूरी तरह खंडन किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी इस तरह के ये दुष्प्रचार किए हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है। सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जो गलत खबरें हैं उनको बिना वेरीफाई किए एक तो उनको फॉरवर्ड ना करें, न ही उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। और साथ साथ में ये भी एक निवेदन रहेगा कि कोई भी खबर इस तरह की आती है तो पहले कृपया करके वो पुलिस कंट्रोल रूम से या थाने से अपने वेरीफाई कर लें। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा के पास सड़क पर कल रात 8 बजे पहाड़ी से भारी बोल्डर और बड़ी मात्रा में मलबा आने के कारण रोड यातायात के लिए बाधित हो गई है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में कल से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण मलबा हटाने में दिक्कत पैदा हो रही है। रोड बाधित होने की खबर मिलते ही आज सुबह पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और रोड पर काम कर रही MGCPL कंपनी को दोनों ओर से JCB लगाकर मलबा हटाने के निर्देश दिए। लगातार भारी वर्षा हो रही है, जिस कारण से पहले भी मलबा पड़ा था, बाद में लगातार मलबा आ रहा है। इस समय बारिश कम हो रही है। PWD व अन्य संस्थाएं इसमें लगातार काम कर रही हैं। ये कहना मुश्किल है कि कब तक खुलेगा, लेकिन अगर बारिश न हुई तो 4 घंटे 5 घंटे कम से कम इसमें और लग पाएंगे। जनपद नैनीताल में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भारत की कल्पना की है उसको हम सबको मिलकर साकार करना होगा। उन्होंने कहा 2014 से पहले का भारत दबा कुचला हुआ था। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, भारत ने कई उपलब्धि हासिल कर ली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 18 करोड़ 5 लाख रुपए की सरोवर नैनीताल में पारंपरिक शैली की कुल 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने 4 योजनाओं का लोकार्पण और 6 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल की स्थापत्य कला अन्य जनपद और राज्य के लिए विकास का मॉडल बनेगी। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से खटीमा पुलिस ने चेकिंग के दौरान लगभग 2 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आपको बता दें कि खटीमा पुलिस द्वारा नशे पर रोकथाम और अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जाती रही है। इसी क्रम में खटीमा बाजार चौकी प्रभारी होशियार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान साहिल हुसैन के पास से लगभग 2 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नशे के विरुद्ध स्थानीय पुलिस का अभियान लगातार जारी है, चाहे स्मैक हो, चाहे अवैध शराब हो या अन्य जो भी नशे के उसमें पुलिस नियमित रूप से अपने श्रृंखला तंत्र को विकसित करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। इसी कड़ी में इसी क्रम में SI होशियार सिंह और उनकी टीम द्वारा इस्लामगढ़ के आज साहिल हुसैन नामक व्यक्ति को 2.45 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसका NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया। अब इस संबंध में जांच की जा रही है। जो भी और भी इसमें प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई।
बैरीनाग में रामलीला मंचन पर पहली बार लड़कियां मुख्य भूमिका में उतरेंगी। 18 साल में प्रवेश कर रही रामलीला में पहली बार राम, लक्ष्मण और सीता के किरदार को लड़कियां निभाएंगी। बैरीनाग में रामलीला में इस बार लड़कियां राम, लक्ष्मण और सीता के पात्र की भूमिका निभा रही हैं। कक्षा 9 में पढ़ रही प्रियांशी रावत राम, भावना कोरंगा लक्ष्मण, प्रियांशी सीता के किरदार में दिखेंगी। इसके लिए रामलीला निर्देशक पंकज पंत के निर्देशन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहली बार मंच में उतरकर अभिनय करने के लिए बालिकाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग आज 17वां वर्ष प्रवेश किया है नागदेव श्री नागदेव रामलीला कमेटी बैरीनाग ने। तो इस बार का जो है लड़कियों में या बालिकाएं जो हमारी क्षेत्र की, इनमें काफ़ी उत्साह है और इनका जो है पहले की अपेक्षा इस बार इनको मौका दिया गया है। तो बढ़ चढ़ कर इन्होंने प्रतिभाग किया है इस बार रामलीला की, और तालीम में पहले दिन से ही और काफ़ी बढ़ चढ़ कर इनका जो है यहाँ रामलीला के लिए लगाव लग रहा है। जिस प्रकार पिछले साल तक हम देखते थे कि पात्रों का भी कभी कभी ऐसी स्थिति आई कि पात्रों का भी अभाव होता था, लेकिन इस बार जो है कोविड के बाद या पता नहीं जो भी कारण इसका रहा है और जागरूकता या लोगों में बढ़ी है और समाज में महिलाओं की भागीदारी जिस प्रकार से बढ़ी है, तो महिला भी जो है इस प्रकार हमारी रामलीला में अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। जिस प्रकार से राम, लक्ष्मण, सीता जैसे मुख्य पात्र में इस बार बैरीनाग रामलीला कमेटी में महिलाएं जो अपनी भूमिका, बालिकाएं हमारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देंगी, अपना योगदान देंगी। मैं राम का पाठ निभा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे घर के पास ही ये मंच था। मैं बचपन से इसमें प्रतिभाग करना चाहती थी और आज मुझे मौका मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं राम की भूमिका निभा रही हूँ और मैं इसमें बहुत अच्छी से इसे निभाऊंगी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम प्रियांशी रावत। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।